इसको समझना, क्योंकि इससे एक एक नंबर वाले प्रश्न आते हैं और एक एक नंबर वाले प्रश्न ज्यादा खतरनाक होते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, याद नहीं रहता है। फ्रिंज की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है बीटा लैम्डा डी अपॉन डी। सारा कुछ इसी के भीतर है। कभी कभी फार्मूला आ जाता है कि फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र लिखिए, तो ये हो गया। इसमें देखो बीटा प्रोपोर्शनल क्या हो गया, लैम्डा। इसका इसका शब्द बनाना है। बीटा का मतलब है फ्रिंज की चौड़ाई, है ना। मैं दोबारा ना बोलूंगा, फिर बाद में आप लोग लिखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है ना। बीटा मतलब क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई, और लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही ज्यादा होगी। थोड़ा सा ये समझना, यदि मैं पूछूं, अलग से पूछ देता है कि यदि हम लाल रंग का प्रयोग करें तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, अधिक, है ना। तो लाल रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कैसी होगी, फ्रिंज की चौड़ाई कैसी हो जाएगी, अधिक। और बैगनी रंग के लिए, वायलेट के लिए, तो बैगनी के लिए जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो क्या होगी, कम। तो केवल इतना ही खाली स्थान में पूछ देता है ना। यदि लाल रंग का हम प्रयोग करें यंग के उसमें प्रयोग में, तो फ्रिंज की चौड़ाई खाली स्थान होगी, क्या होगी, अधिक। क्यों होगी, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, अधिक होती। पहला क्लियर हो गया। तो इसमें क्या क्या लिखोगे, पहले ये शब्द बना लेना, फिर ये 2 पॉइंट अलग से लिख देना। कैसे लिखेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती, ठीक है। लाल रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। और बैगनी रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कम, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, ठीक है। दूसरा इसमें देख लेते हैं। अब क्या लिखूं बताओ, आप खुद से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं लैम्डा लिखा ना, अब क्या लिखूं, ये डी। तो अब इसका शब्द आप खुद बनाओ। बीटा, बीटा को क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई, और ये क्या है, पर्दे की दूरी के समानुपाती होती है। ये ऐसे ही है जैसे मान लो मेरे पास एक टार्च हो, और टार्च को मैं ऐसे इसका फोकस बनाऊं यहां पास, तो पास रखूंगा तो फोकस कैसा बनेगा, छोटा, और दूर करता जाऊंगा तो फोकस उसका आकार ना बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही है कि जब हम पर्दे को दूर हटाएंगे तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। माने फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, अधिक। तो इसमें इतना लिख देना है। तो फ्रिंज की चौड़ाई पर्दे की दूरी के समानुपाती होती है। पर परीक्षा में समानुपाती अनुपाती ना पूछेगा, ऐसा पूछ देगा कि यदि हम पर्दे को पास लाएं तो क्या होगा, बताओ। हाँ, यदि मैं पर्दे को स्रोत के पास ले आऊं तो क्या होगा। तो आप सोचो कि जब पर्दे को पास लाएंगे तो डी का मान क्या होगा, घटेगा। इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होगी, घटेगी, है ना भाई। सीधे उसमें ऐसा नहीं पूछ रहा समानुपाती, ये पर्दा है, पर्दे को हम पास लाएंगे, माने डी का मान घट गया, डी का मान घट गया तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसे पूछ दिया कि पर्दे को दूर ले जाएं तो क्या होगा, दूर ले जाएंगे तो डी का मान भी बढ़ेगा, डी का मान बढ़ेगा तो बीटा का भी मान बढ़ेगा, इस तरह से। तीसरा देख लेते हैं। इसमें तीसरा क्या है यार, बीटा प्रोपोर्शनल 1/d। अब यहां पर बीटा का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई है, और डी का मतलब था स्लिटों के बीच की दूरी, जो S1 S2 लिए थे ना। यहां पर आप यदि ये चित्र देखोगे, इस चित्र में सब कुछ है। S1 S2 के बीच की दूरी क्या है, डी। पर्दे की दूरी क्या है, कैपिटल डी। इसी से वो सारा कुछ बना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहां पर क्या हो गया, फ्रिंज की चौड़ाई स्लिटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि मैं स्लिटों की दूरी बढ़ा दूं, अब ऐसा प्रश्न आ जाए, स्लिटों की दूरी बढ़ा दूं तो डी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो बीटा का मान क्या होगा, कम होगा। उल्टा रिलेशन है ना ये, ठीक है। तो मतलब ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती ना पूछ करके छोटा बड़ा पूछ देता है। ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अगला ये है कि यदि मैं इस प्रयोग को, यंग के थॉमस के प्रयोग को पानी के भीतर करूं, ये पूरा सेटअप जो ये बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा सेटअप, इसको कहां डुबा दूं, पानी के भीतर, तो क्या होगा। तो जो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या हो जाएगा, तो यदि यह प्रयोग पानी के अंदर किया जाए तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी भाषा भावना समझते रहना, क्या हो जाएगा, यदि यह प्रयोग
यंग थॉमस का प्रयोग पानी के अंदर किया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, कम कम बन जाएगी। ठीक है। हाँ, अगला ये है कि हम एक वर्णी प्रकाश न लगाएं, एक वर्णी प्रकाश को हटा दें, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक वर्णी प्रकाश लगाए थे ना, थोड़ा सा पीछे देखो, यहां पर एक वर्णी प्रकाश लगाए थे। यदि एक वर्णी प्रकाश को हटा करके मैं सफेद प्रकाश यहां लगाऊं तो क्या होगा, तो यहां क्या होगा, बीच की जो है सफेद बनेगी पट्टी और दोनों तरफ जो है रंगीन पट्टियां बन जाएंगी, क्योंकि सफेद में 7 रंग होते हैं ना, तो रंग वाले पट्टी इसमें बनेंगी दोनों तरफ। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, सुनो और इसको समझो आप। हाँ, यहां पर यही है कि यदि एक वर्णी प्रकाश है ना के स्थान पर किसका उपयोग कर लें, स्थान पर कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश करें तो क्या होगा। क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि यंग के प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको हटा करके सफेद प्रकाश लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जो केंद्रीय फ्रिंज होगा, केंद्रीय फ्रिंज कैसी रहेगी, केंद्रीय फ्रिंज क्या रहेगी, श्वेत या सफेद रहेगी। ठीक है, और उसके दोनों ओर क्या हो जाएंगे, रंगीन पट्टियां बनेंगी, रंगीन फ्रिंजें बन जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में आता है कि यदि एक वर्णी प्रकाश को हटा करके सफेद प्रकाश रख दिया जाए तो क्या होगा, तो जो बीच वाली पट्टी होगी सेंटर वाली वो क्या बनेगी, सफेद, और उसके दोनों ओर कैसी बन जाएंगी, रंगीन बन जाएंगी। फिर ये है कि इसमें जो स्रोत लिया था ये डुप्लीकेट लिया था कि कैसे लिया था। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि मान लो मैं यहां खड़ा हूं, वहां पर आईना लगा दूं तो आईने से स्रोत लिया कि डायरेक्ट ले लिया, तो इसमें कोई आईना लगा था क्या, नहीं। तो इसके जो स्रोत हैं यंग के प्रयोग में स्रोत कैसे हैं, वास्तविक हैं, ये भरने के लिए आता था। स्रोत कैसे होते हैं, वास्तविक। अब इसके बाद यंग के प्रयोग का महत्व देखो, इसका महत्व क्या है कि इससे हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की क्या ज्ञात कर सकते हैं, तरंग दैर्घ्य। और दूसरा ये है कि ये तरंग सिद्धांत की पुष्टि करता है, जो हाइगन ने तरंग सिद्धांत दिया था उसकी क्या करता है, ये पुष्टि करता है, उसको बताता है कि ये तुम्हारा सिद्धांत बिल्कुल सही है, ये भी सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो चलो मैं एक बार इसको पूरा रिपीट करता हूं, अब आपको लिखना क्या है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न इसके टुकड़े टुकड़े में भी आएंगे, बड़े में भी आएंगे, इसलिए पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक, इस सूत्र को जैसे आए सूत्र दिमाग में आ जाना चाहिए। बीटा प्रोपोर्शनल क्या हो गया, लैम्डा डी अपॉन डी। तो इसको क्या लिखोगे, फ्रिंज की चौड़ाई तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है, अर्थात लाल रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, बैगनी रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कम क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। फिर यहाँ फ्रिंज की चौड़ाई पर्दे की दूरी के समानुपाती होती है, पर यहाँ फ्रिंज की चौड़ाई स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह प्रयोग यदि पानी, यह प्रभावित करने वाले कारक इतना ही है, फिर यह अलग से पॉइंट है ना। यह प्रयोग पानी के अंदर किया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। फिर यदि एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश लगाया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होगी और दोनों तरफ कैसी हो जाएगी, रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होंगी। यंग के प्रयोग में जो स्रोत लिए गए थे वो स्रोत कैसे थे, वास्तविक थे। और इसका महत्व क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते हैं और यह तरंग सिद्धांत की क्या करता है, पुष्टि करता है। इतना